students, here we are going for chapter 2 of Indian economic development, and that is 5-year plans in India, goals and achievements part 1. इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि काफी लंबा चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। तो 5-year प्लान्स बेसिक इसके अंदर हम पढ़ेंगे, उसके गोल्स और अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हुए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है इकोनॉमिक प्लानिंग। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? इट इज अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी sets a set of targets and specifies a set of programs and policies to achieve those targets within the specified period of time. इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सेंट्रल अथॉरिटी कुछ टारगेट डिसाइड करती है और उस टारगेट के लिए कुछ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज का सेट तैयार करती है कि उस टारगेट को अचीव करने में वो प्रोग्राम और पॉलिसीज हेल्प आउट करेंगी कि उस टारगेट को हमें एक स्पेसिफाइड पीरियड में अचीव करना है और उसके लिए हम प्रोग्राम और पॉलिसीज का सेट तैयार करेंगे कि किस तरीके से उस टारगेट पे पहुंचा जा सके। वो सेंट्रल अथॉरिटी हमारी कंट्री में, इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन के नाम से जानी जाती है। मेनली जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इसका मतलब ये है कि कंट्री के रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना हमारी कंट्री के डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज के अंदर जो हमारी कंट्री की प्रायोरिटीज हैं उन प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को करना। ये रिसोर्सेज इस तरीके से ऑप्टिममली यूटिलाइज्ड हों जिससे कि हमारा सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो सके और साथ में हमारी जीडीपी ग्रोथ भी इंक्रीज हो सके। कमीशन, प्लानिंग कमीशन हमारे इंडिया में कब सेटअप हुई? 15 मार्च 1950 को सेटअप हुई और हम बहुत ही जाने माने हमारे इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर महालनोबिस उस टाइम के, जिनके चेयरमैनशिप में ये कमीशन स्टार्ट की गई। वैसे ऑफिशियल जो चेयरमैन होता था वो प्राइम मिनिस्टर होता था। तो दैट टाइम इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनको ऑफिशियल चेयरमैन कहा जाता है। बट प्रोफेसर महालनोबिस की चेयरमैनशिप में ये कमीशन स्टार्ट की गई। अभी ये अबॉलिश कर दी गई है। फैब 2015 में नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर लिया। नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में प्लानिंग की क्या जरूरत पड़ी, क्यों प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश की गई? तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि हमारी कंट्री के अंदर ब्रिटिशर्स ने राज किया था, तो उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी एक्सप्लॉइट हुई थी और हमारी इकोनॉमी एक बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी बन गई थी, बहुत ही पिछड़ी हुई और जिसकी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही थी, ना के बराबर ग्रोथ हो रही थी, ऐसी हमारी इकोनॉमी थी। दूसरी चीज, मार्केट फोर्सेस के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं थे या उसके ऊपर हम नहीं छोड़ सकते थे हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को। सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर या सिर्फ मार्केट फोर्सेस पे हम नहीं छोड़ सकते थे हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, इसके लिए हमें गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत थी, बिकॉज हमारा लेवल ऑफ आउटपुट और प्रोडक्टिविटी बहुत कम था, जीडीपी ग्रोथ बहुत ही लो थी, इसलिए हमें प्लानिंग की जरूरत थी। टाइप्स ऑफ प्लानिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। किस तरीके की प्लानिंग कौन सी इकोनॉमी में की जाएगी, दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ इकोनॉमीज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। सो कौन सी प्लानिंग कौन सी इकोनॉमी में करना है वो आगे हम जब इन प्लानिंग को आगे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तब हमें पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं प्लानिंग की 2 मेनली टाइप्स में प्लानिंग को क्लासिफाई किया गया है, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होता है? Directive planning is a system in which planning is introduced just to direct the forces of supply and demand so that the system doesn't go wayward from the state of equilibrium. Directive planning ऐसा सिस्टम है प्लानिंग का जिसके अंदर जो सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस हैं उनको डायरेक्ट करना, उनके ऊपर प्लानिंग को फोकस करना, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस के ऊपर ही मेन फोकस रखना प्लानिंग का, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट से डिफरेंट पाथ पे ना चला जाए, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। इसलिए तो
सिंपली अगर डायरेक्टिव प्लानिंग को देखें तो डायरेक्टिव प्लानिंग का मतलब है कि मार्केट की फोर्सेस, सप्लाई एंड डिमांड, इनके ऊपर मेनली फोकस रखना। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट का इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है, बिकॉज इसमें मेनली जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ज्यादा डायरेक्ट किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा चांसेस दिए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा अपलिफ्ट किया जाता है। कुछ डूज एंड डोंट्स दिए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि नेशनल इंटरेस्ट मेंटेन रहे और इंडिविजुअल गेन्स के चक्कर में नेशनल इंटरेस्ट को सफर ना करना पड़े। दूसरी चीज इसमें ये है कि ये डायरेक्टिव प्लानिंग मेनली कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज अपनाती हैं। ऐसी प्लानिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के अंदर ज्यादा की जाती है। दूसरा आता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। It refers to a system in which government herself participates in the process of growth and development. Comprehensive planning के अंदर क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का ज्यादा रोल रहता है, गवर्नमेंट ज्यादा इसमें हिस्सा लेती है, ज्यादा पार्टिसिपेट करती है। फीचर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग जो है ये सोशलिस्ट इकोनॉमीज एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमीज के अंदर परस्यू की जाती है। ऐसी प्लानिंग इन दोनों टाइप की इकोनॉमीज में की जाती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में जैसा कि जो दोनों सेक्टर्स हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ये दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, ग्रोथ के एजेंट बन के दोनों ही कोएग्जिस्ट करते हैं उस इकोनॉमी के अंदर। और जो इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी गेन कर पाते हैं, इंडिविजुअल गेन्स को भी अलाउ किया जाता है, वो भी अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर सोशल वेलफेयर भी, जिसको हम कलेक्टिव गेन के नाम से जानते हैं, सोशल गेन्स को भी हम क्या इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर गवर्नमेंट ध्यान रखती है सोशल वेलफेयर का और इंडिविजुअल्स ध्यान रखते हैं अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। तो इसके अंदर दोनों ही रोल होते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के फीचर्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। फर्स्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। डिफरेंट ये 3 टाइप्स जो हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इट इज द वन इन विच देयर इज अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके अंदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर मेन ओनरशिप प्राइवेट होती है। जो प्राइवेट या इंडिविजुअल्स होते हैं वो इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए फ्री होते हैं और ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेन फीचर्स हैं। फर्स्ट, प्राइवेट ओनरशिप। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर मेनली प्राइवेट ओनरशिप होती है। इसका मेन फोकस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे होता है। गवर्नमेंट का रोल सिर्फ इतना होता है कि गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस मेंटेन करना होता है। इसके मेरिट्स क्या होते हैं? इसके मेरिट्स होते हैं कि इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकते हैं, उनका सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है और जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज होती है। ऐसी इकोनॉमी के अंदर जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छी होती है। डिमेरिट्स इसके अंदर जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है या जिसको हम कहते हैं सोशल इंटरेस्ट है सोसाइटी का, उसको इग्नोर किया जाता है क्योंकि मेनली इसका फोकस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। इसका फोकस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे रहता है जिसकी वजह से सोशल वेलफेयर पीछे रह जाता है। तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर सोशल जस्टिस के साथ ग्रोथ नहीं होती इसके अंदर मेनली फोकस ग्रोथ पे किया जाता है विदाउट सोशल जस्टिस। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। Socialist economy is the one in which there is a social ownership of the means of production. Socialist economy जो होती है उसके अंदर means of production के ऊपर जो ownership होती है वो social होती है, collective होती है या government की होती है।
इसके अंदर जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो सेंट्रल अथॉरिटी लेती है, गवर्नमेंट लेती है, या गवर्नमेंट जिस सेंट्रल अथॉरिटी को वो काम सौंपती है उस सेंट्रल अथॉरिटी को वो डिसीजंस लेने होते हैं। मेन इसका फोकस सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए होता है। इसके मेन फीचर्स सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन और गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इसके अंदर होता है। बेनिफिट्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। फर्स्ट, इसके अंदर क्या होता है, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वलाइज किया जाता है, उसमें इक्वालिटी आती है। दूसरा, ये सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका मेन काम होता है सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर करना। और तीसरा, इंक्लूसिव ग्रोथ, सबको साथ में लेके सबको शामिल करके इसमें ग्रोथ की जाती है। पूरी इकोनॉमी को लिया जाता है, पूरी इकोनॉमी में जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको एक साथ उनकी ग्रोथ के ऊपर वर्क किया जाता है। नेक्स्ट इज डिमेरिट्स। सोशलिस्ट इकोनॉमी के डिमेरिट्स होते हैं कि इसकी जो जीडीपी ग्रोथ होती है वो काफी स्लो होती है, बिकॉज इसका मेन फोकस सोशल वेलफेयर पे होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे नहीं होता है, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ डाउन जाती है। दूसरी चीज, प्रोडक्शन जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के डायरेक्शन प्रिंसिपल के ऊपर काम नहीं करता है, डायरेक्टली ये काम करता है सोशल वेलफेयर पे, तो इससे भी इसकी जो इस ऐसी इकोनॉमी को नुकसान उठाना पड़ता है। थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इट इज द वन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज गवर्नमेंट। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके अंदर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की ऑनरशिप में भी होते हैं, प्लस गवर्नमेंट, दोनों की ऑनरशिप होती है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी इसमें शामिल होते हैं और गवर्नमेंट का भी इसमें रोल होता है। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट फीचर, इसमें दोनों ही सेक्टर्स प्राइवेट एंड पब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोडक्शन डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर लेता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर लेता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल वेलफेयर। मेरिट्स, इसके अंदर जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी है उन दोनों के ही मेरिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अंदर जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होती है, बिकॉज जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है, और सोशल जस्टिस और इक्वलिटी भी प्रमोट होती है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर सोशल वेलफेयर के प्रिंसिपल पे काम करता है। डिमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। फर्स्ट इज लैक ऑफ एफिशिएंसी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एफिशिएंसी नहीं होती, और एफिशिएंसी लो लेवल की इसलिए होती है या प्रोडक्टिविटी लो लेवल की इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो करप्शन से घिरा हुआ होता है, और ज्यादा करप्शन की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो पाती है। ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन जैसी प्रॉब्लम्स ऐसी इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि इंडिया है तो मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी इंडिया के अंदर दोनों ही सेक्टर्स प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों ही सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और इंडिया भी इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा करप्शन और ब्लैक मार्केटिंग इंक्रीज हो रही है, इसलिए इंडिया के अंदर भी बहुत सारे सेक्टर्स का, गवर्नमेंट सेक्टर्स का या पब्लिक सेक्टर्स का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो ये हमने देखे मिक्स्ड इकोनॉमी के डिमेरिट्स। आज के वीडियो में बस इतने ही टॉपिक्स, बाकी के जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।